वेलकम टू JPD IAS PCS यूट्यूब चैनल। तो जैसे हमें पता है कि हमारे BPSC 17th BPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम बस कुछ ही दिनों बाद है। 20 से 21 दिन बचे हुए हैं अभी। तो हम जितना मेहनत अभी कर सकते हैं यही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, वो भी मैटर तो करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल से वो मैटर नहीं करेगा, बट अभी हम इसके आगे कितना पढ़ते हैं और कितना रिवीजन करके जाते हैं, कितना करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा हमारे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम टाइम पे भी। तो अभी से आप टेस्ट सीरीज भी लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो किस बेसिस पे जज करेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंस है। और अराउंड अगर हम डिटेल में BPSC के जो किसी भी सब्जेक्ट का जो PYQ अगर खूब डिटेल में सॉल्व कर लें, जैसे मैंने यहाँ सॉल्व कराया है हिस्ट्री का, हर क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, टेबल जहाँ लगा तहाँ टेबल लगाकर, जहाँ मैप लग की ज़रूरत पड़ी वहाँ मैप। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके 70% क्वेश्चन PYQ से हो जाएंगे। किसी भी PCS के 70% क्वेश्चन PYQ से हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हिस्ट्री के PYQ वीडियो है, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि यो BPSC में जो हमारे 150 क्वेश्चन होंगे। और अभी न्यू पैटर्न की बात करें तो पहले जो फिफ्थ ऑप्शन होता था अब वो नहीं होगा, अब ओनली 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, ओनली 4 ऑप्शन अब हमारे होंगे। और 69th अगर BPSC हम देखें तो हमें पता भी चल गया कि थोड़ा हार्ड हो रहा है BPSC भी। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है, थोड़ा डिटेल में बनाया गया। जैसे 69th में थोड़ा डिटेल में वो पूछना स्टार्ट कर दिए हैं, तो डिटेल में भी सॉल्यूशन इसका दिया गया है। मैंने देखा कई वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं PYQ से रिलेटेड, बट इतना डिटेल में सॉल्यूशन वो नहीं दे रहे हैं, मतलब वो आंसर बताकर आगे बढ़े जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि डिटेल में एक बार सॉल्व कराना चाहिए। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें क्या वेटेज होता है BPSC में, तो अगर 150 क्वेश्चन होते हैं हमारे BPSC में, उसमें अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन तक आ सकते हैं हिस्ट्री से। मैं मॉडर्न की नहीं, पूरे हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। और इन सब में मॉडर्न हिस्ट्री का ऑफकोर्स ज़्यादा होता है वेटेज। ठीक है, तो अगर हम PYQ खूब डिटेल में सॉल्व करते हैं, थोड़ा थीम पकड़ के चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, ईजिली आ जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा आपको कई और डॉक्यूमेंट और सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपके 20 to 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं भी थोड़ा आपके प्रिपरेशन में हेल्प करना चाह रहा हूँ। अगर हो जाए तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी देखते हैं जो भी होगा, स्टडी करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो नहीं देखनी है तो एटलीस्ट आप ये PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ लेना। वीडियो वगैरह छोड़ दो अगर टाइम नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मुझसे कहीं गलत हो जाए तो ज़्यादा यार दिल पे मत लेना, बहुत चीज़ें हैं दिल पे लेने के लिए, ये मत लेना। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ये एंशिएंट एंड मेडिवल का है, बट बीच में मुझे मतलब मैंने देखा है कि आई थिंक 30 से 40 नंबर क्वेश्चन तक क्या हो गया है कि वो मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ गए हैं। तो तीनों मान के चल सकते हैं, अराउंड 80 क्वेश्चन होंगे। बट इसका मान लीजिए अगर इसमें जितना एक्सप्लेनेशन है उसमें आपके 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को माइंड में रखते हुए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एंशिएंट इंडिया से है कि द सेंट्रल पॉइंट इन अशोका धर्मावाज, या अशोका धर्मावाज इन सेंट्रल। हमको पता है कि आफ्टर द कलिंगा वार अशोका चेंज हिज माइंडसेट एंड ही अडॉप्टेड द धम्मा पॉलिसीज, नॉन वायलेंट पॉलिसीज। ओके, कंक्वरिंग टू टेरिटरी टू कंक्वर द माइंड। सो उसमें अशोका धम्मा में उसकी कुछ फिलॉसफी थी, अशोका की कुछ उसके पॉइंट्स थे, which are propagating the loyalty to the kings, peace and non-violence, respect to elders, respect to Brahmins, religious tolerance,
These all are point of the central to Ashoka Dhamma. These are Ashoka Dhamma point are written on what? These are written on edicts of Ashoka. Edicts, pillar. It is a, आप कह सकते हैं, it is the monuments or pillars and edicts which Ashoka have placed in different part of the country. ओके, और उस पर लिखवाया कि हाँ ये हमारे अशोका धम्म. अशोका धम्म मतलब रूल्स ऑफ अशोका किंग्स. ओके, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अशोका किंग्स. तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन था उसके रूल के ड्यूरिंग दैट एज अशोका धम्मा. तो वो क्या क्या करते थे अशोका धम्मा में, यहाँ पर देख सकते हैं आपको कि ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर and it ordered the people should obey their parents, respect to Brahmins, Buddhist monks, show mercy to slave and servants. Okay, so we can say respect to elders, religious tolerance, peace and non-violence. These are the central themes of Ashoka Dhamma. ठीक है. एंड एडिक्ट्स की बात करें, हमारे यूपीएससी में पूछा गया है, पीसीएस में भी कई बार पूछे गए हैं कि कहाँ कहाँ अशोका के एडिक्ट्स थे. तो ये थोड़ा आप ध्यान कर लीजिए. ये कांधार हमको पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे होगा अराउंड, या और ओके शहबाजगढ़ी एंड मानसेहरा. दीज आर इन द पाकिस्तान. दीज आर द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इन द पाकिस्तान. कलसी इन उत्तराखंड. प्लीज डू रिमेंबर दैट. इफ यू कैन नॉट, प्लीज सर्च ऑन द गूगल और जस्ट राइट विथ मी. ओके, दिल्ली टोपरा. वी नो दैट कि टोपरा से दिल्ली इसको ट्रांसफ़र किया गया था. ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने किया था. फिर मेरठ में है, मेरठ में भी है, बट दीज आर नॉट अ मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका. फिर लुम्बिनी में भी है, दीज आर नॉट मेजर. ओके, नंदन लोरैया नंदनगढ़ में भी है, ये दोनों बिहार में है. कौशाम्बी में है, लोरैया अर्राज है, ये भी बिहार में है. रामपुरवा भी बिहार में है. फिर हम अब रॉक एडिक्ट की बात करते हैं मेजर. जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेजर रॉक एडिक्ट कौन से हैं. जो स्क्वायर है, स्क्वायर इज अ मेजर रॉक एडिक्ट. तो स्क्वायर कहाँ कहाँ पर है. और ये पिलर एडिक्ट है. पिलर एडिक्ट इज अ त्रिभुज या ट्राइंगल. सो वी कैन से दैट रामपुरवा हो गया, लोरैया अर्राज हो गया, दीज आर लुम्बिनी हो गया, लोरैया नंदनगढ़ हो गया, कौशाम्बी हो गया, दीज आर द पिलर एडिक्ट. मेरठ हो गया, दिल्ली टोपरा हो गया, दीज आर द पिलर एडिक्ट. सो एक्चुअली पिलर एडिक्ट जो थे वो बहुत हैवी होते थे. तो दे आर यूजुअली प्लेस टू नियर टू द पाटलिपुत्रा, जहाँ बनते थे. ठीक है. सो यूपी में मेरठ में एक प्लेस था, वहीं पे पिलर एडिक्ट बनाए जाते थे और वहीं से ट्रांसपोर्ट किए जाते. तो ज़्यादा दूर तक ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए. तो पहले ये याद रखना कि कांधार मेजर रॉक एडिक्ट, अफगानिस्तान शहबाजगढ़ी एंड मानसेरा इन द पाकिस्तान, कलसी इन द उत्तराखंड. ओके, एंड धौली एंड जोगाड़ा बोथ आर इन उड़ीसा. अमरावती इज अगेन पिलर एडिक्ट. फिर एरागोडी मेजर रॉक एडिक्ट इन वेयर इज इन आंध्र प्रदेश, सन्नाटी इन कर्नाटका, सोपरा इन महाराष्ट्र एंड गिरनार वी ऑल नो दैट इट इन गुजरात. ओके, second number question is there. The first empire was established by which ruler in India? अगर हम कहें कि फर्स्ट एम्पायर इन द एंशिएंट हिस्ट्री, जो एक उसको एम्पायर कह सकते हैं, जैसे पहले जनपदा टू महाजनपदा टू एम्पायर, दिस लाइक दे हैव ग्रोन. सो महाजनपदा हैज फॉर्म इन द 6th century BC. आफ्टर दिस चंद्रगुप्त मौर्य हैज केम and he acquired 4 to 5 Mahajanpada and before that Chandragupta Maurya also. So they have formed the empire. So the first empire which are known to India was the Chandragupta Maurya, who formed the first empire of India. Okay, who मतलब who touched the natural boundary of the India, जो आज की मतलब पाकिस्तान हो गया अप टू द अफगानिस्तान, फिर साउथ में अप टू द कर्नाटका एंड दीज, वहाँ तक हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर था. ठीक है. तो यहाँ पर डिटेल देखते हैं. कह रहे हैं कि द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य
established first empire in India. He credited with the bring together the small fragment kingdom, okay, of the country, combining with them into a single large empire. फिर चंद्रगुप्त मौर्य किंग कैसे बने थे? ही डिथ्रोन द नंदा, हमको पता है नंदा किंग जो घनानंद था उसको हटा के चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की हेल्प से किंग बना था, ठीक है। पाटलिपुत्री को ऑक्यूपाइड किया। फिर 305 BC में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया। ही इज द ग्रीक कमांडर, ओके। फिर यहीं से मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का ही कह सकते हैं कि जो कोर्ट से मेगास्थनीज आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ठीक है, स्कॉलर थे जिसने इंडिका लिखी थी। देन अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो होल नॉर्दर्न इंडिया वाज अंडर हिम, ओके। मेगास्थनीज वाज देन एन एम्बेसडर फॉर सेल्यूकस निकेटर एंड टू द कोर्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य इन पाटलिपुत्र। So he came to court of the Mauryan Empire, okay. फिर हमको पता है कि अपने रूलिंग के लास्ट टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य led a group of monks. He came to Chandragiri, we can know that, okay. So चंद्रगिरी कर्नाटका में आ जाते हैं श्रवण बेलगोला प्लेस पे, और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय व्हिच रूलर इन इंडिया। तुमको पता है फर्स्ट एम्पायर इन 6th सेंचुरी BC के आफ्टर वी नो दैट कि महाजनपदा क्रिएट हुए जनपदा से, एंड आफ्टर महाजनपदा फर्स्ट एम्पायर वर established by the Chandragupta Maurya after the defeating the Dhanananda of Nanda dynasties, okay. So he established the first empire of India, okay, Chandragupta Maurya. He dethroned the Nanda king Dhanananda, occupied the Pataliputri in 322, and after that he defeated 305 he defeated the Seleucus Nicator, and सेल्यूकस निकेटर द ग्रीक कमांडर, ओके, और कांधार एंड बालूचिस्तान एंड काबुल पर इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्वायर किया डिफीट करके। आफ्टर दैट एम्बेसडर ऑफ द सेल्यूकस निकेटर नोन एज मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही राइट द बुक नेम कॉल्ड इंडिका व्हिच टेल द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया, स्पेशली ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य टाइम, ओके। We know that Chandragupta Maurya in the last time of his ruling, he abdicated his kingdom to his son Bindusar and came down to the south up to the Sarvan Belgola in Karnataka, and he died there with the Jain philosophy of the, we know that, starving up to death, okay. फिर थर्ड क्वेश्चन इज दैट द चोला एज वाज मोस्ट फेमस फॉर। अगर चोला किंगडम की बात करें एंड स्पेशली वी टॉक अबाउट द इंपीरियल चोला which came after we can say which came in 9th century to up to 12th and 13th century, okay. If we talk about them, so they are most famous for the village independence or village autonomy or village assemblies. So Chola kingdom was famous for the village assemblies. We know that in this scenario we can remember that Uttarameru inscription which talk about the, it is belong to the Chola period. Prantaka Chola king was the Prantaka first, okay, which talk about the village independence and assemblies which run by the village, okay. So please do remember that. But after that you can read this village administration and known as the village administration. Chola administration बहुत ज़्यादा फेमस था, ओके। सभा जो थी was a village assembly exclusively of Brahmins. The members belong to those village
वर ऑल द लैंड वाज ऑन बाई ओनली बाई द ब्राह्मण्स पीपल। तो सभा एक विलेज असेंबली होती थी जिसमें ओनली ब्राह्मण्स होते थे, और वहाँ पर जो लैंड्स होती थी वो ओनली ब्राह्मण पीपल को बिलोंग करती थी। चोला किंगडम की बात हो रही है, चोला पूरे इंडिया पे शायद ना लागू। नगरम क्या होता था, ये भी एक असेंबली होती थी मर्चेंट्स की, ठीक है। तो याद रखना, कभी मतलब टर्मोलॉजी में पूछ सकते हैं, ओके। उर क्या होते थे, याद रखना, ये भी एक कॉमन टाइप्स, मतलब कॉमन पीपल की असेंबली होती है, यहाँ पर मिस्टेक है, मोस्ट कॉमन असेंबली होती थी। वेयर लैंड वाज ऑन बाय द ऑल क्लास ऑफ पीपल। तो उर क्या होते थे, जिसमें लैंड सभी को पास होती थी। सभा क्या होती थी, ओनली ब्राह्मण की असेंबलीज होती थी। नगरम क्या होता था, मर्चेंट असेंबली होती। तो उर कॉमन पीपल असेंबली, सभा ब्राह्मण असेंबलीज, एंड नगरम मर्चेंट असेंबलीज, ओके। ये सब याद रखना। चोला के किंगडम की बात करें तो ये जरूर याद रखना, अगर बीपीएससी में पूछा जाए कि द किंगडम और द डायनेस्टीज हुज कंट्रोल द श्रीलंका, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सो आंसर वुड बी चोला, ओके। चोला वाज दे हु हैव वेरी एलोबरेटेड नेवीज, सो इनका नेवल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। देख सकते हैं यहाँ इंडोनेशिया, होल अंडमान निकोबार। So Chola king generally called the Bay of Bengal as a lake. They consider the lake of Cholas. Okay, तो ये सब याद रखना, पूछा जा सकता है। फिर मेडिवल हिस्ट्री के कुछ और टर्मोलॉजी अगर यहाँ पर आप ये डाउनलोड करके पढ़िएगा, मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मंडलम क्या होते थे, तो ये प्रोविंस होते थे, ओके। मंडलम प्रोविंस होते थे। वेलांडू क्या होते थे, कमिश्नरी होती थी। तो ये सबसे ये याद रखना कि मंडलम कॉल द प्रोविंस इन द मेडिवल इंडिया। नाडू क्या होते थे, तो डिस्ट्रिक्ट होते थे, ये भी याद रखना। कुर्रम भी याद रखना कि ग्रुप ऑफ विलेज कॉल द कुर्रम, ओके। बेलंग बेलंगवंगई क्या होते थे, तो लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण्स पीजेंट जो होते थे उनको बेलंगवई कहा जाता था, ठीक है। प्लीज़ याद रखना ये भी। इरापट्टी याद रखना, इरीपट्टी वाज रेवेन्यू फ्रॉम दिस लैंड वाज यूज टू मेंटेन इरिगेशन टैक्स। ये पूछा भी गया है, इरीपट्टी पूछा भी गया है। तो रेवेन्यू, ऐसा रेवेन्यू कोर्स होता था जिसपे विलेज टैंक का कंस्ट्रक्शन होता था, उसको इरापट्टी कहते थे। प्लीज़ याद रखना, ये पूछा गया है पहले भी, ठीक है। फिर ये याद रखना, बेल्लाल किसको कहते थे, तो जो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे साउथ इंडिया में स्पेशली, उनको ये कहा जाता था, ओके। फिर पंचकुला क्या होता है, एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी पंचकुला, ये पूछा गया, ये याद रखना। महाट्टनम, महाट्रा या फिर महाट्टा या पट्टकिला विलेज हेडमैन होते थे, ये याद रखना, ये भी पूछा गया यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी, तो याद रखना ये है, ओके। पट्टकिला एंड महाट्टम। नगरम मैंने पहले ही बता दिया, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स या मर्चेंट्स होते थे। बेट्टी भी हमको पता है, फोर्स लेबर, ये पूछा गया है यूपीएससी में। बेट्टी या अमानजी क्या होते थे, तो याद रखना फोर्स लेबर जो होते थे, जो मतलब लेबर जिनको फोर्स करके काम कराया जाता था उनको बेट्टी कहा जाता था, ठीक है। ये याद रखना। कदमई भी याद रख सकते हो, कड़मई वाज द लैंड रेवेन्यूज, ओके। आपको मर्चेंट गिल्ड्स एंड ट्रेड गिल्ड्स को तो नान देसी भी पूछा गया, याद रखना। मनीग्रामम और वलाजियत, दीज ऑल कॉल्ड द मर्चेंट गिल्ड्स, ओके। प्लीज डू रिमेंबर, ओके। बाकी आप देख लेना, इसमें पढ़ लेना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ओ सॉरी यार, 1 मिनट प्लीज। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज। साउथ, अगर गंगा के साउथ में बात करें तो क्या कहा जाता था, तो ये याद रखना, एंशिएंट पीरियड में जो एरिया साउथ टू द गंगा रिवर वाज नोन एज मगाधा, ओके। मगाधा कहा जाता था उसको। देखते हैं अभी और कुछ टर्मोलॉजी देखेंगे। या गंगा वाज नोन एज मगाधा, ओके। तक्षशिला वाज सिचुएटेड बिटवीन द इंडस एंड झेलम रिवर, ये याद रखना। तक्षशिला इज सिचुएटेड बिटवीन द इंडस एंड झेलम रिवर, ओके। लाओ फिर से हम देखते हैं कुछ टर्मोलॉजीज
जो CDS में मतलब पूछी गई हैं, हाँ, जिससे हमारा टफ हो रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग कुछ देखेंगे, बाकी आप ये डाउनलोड करके खुद पढ़ लेंगे खुद से। तो पहिकास्था क्या होते थे? नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर्स होते थे, और खुद कास्ता मतलब रेसिडेंटर के कल्टीवेटर्स। तो अगर कास्ता ये सब कहीं आ जाए तो याद रखना कि फार्मर या कल्टीवेटर से रिलेटेड है। ओके, इक्ता सिस्टम हम जानते हैं कि मेडवल इंडिया में लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट टेरिटरी यूनिट असाइन टू आर्मी ऑफिसर। इक्ता सिस्टम हो गया, इट इज़ ए लाइक अ मनसबदारी, मतलब कोई आर्मी ऑफिसर है तो उसको सैलरी के बजाय कोई ज़मीन दे दी और वहाँ से लैंड रेवेन्यू से वो सैलरी हो जाती थी उसके लिए। दैट कॉल द इक्ता सिस्टम। ओके, खुनकाटी ये याद रखना, खुनकट्टी क्या है? तो ये जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड है बाय ट्राइबल लीनेज इन छोटा नागपुर प्लेट्यूज। तो जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड जो होता था उनको खुनकाटी कहा जाता था। ठीक है, दमन इको में पहले संथाल का ये प्लेस था, राजमहल हिल्स में। ये पूछा गया है ये BPSC में भी, तो याद रखना। पुंकई हो गया, ननकई है गया, या टुटकई, कई, तो ये सब याद रखना कि फील्ड से, एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, थेरीज मैं कहूँगा याद रखना कि ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, स्पेशली जो एल्डर नन्स होते थे इन बुद्धिज़्म, उनको कहा जाता है थेरीज। दंडनी सिस्टम क्या है? लोन है, ये पूछा गया है, याद रखना। लोन है पेमेंट ऑफ एडवांस मनी गिवन टू ऑफिशियल, मतलब लोन जो होता था उसको दंडनी सिस्टम कहते थे। मनीग्रामम या नंदेसी मैंने भी पहले ही बता दिया कि ये गिल्ड सिस्टम होते थे। ओके, तोलकपियम जो ये ग्रामर, तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, जिसे ही संस्कृत का ग्रामर होता है, हिंदी का होता है, इसे तोलकपियम है तमिल ग्रामर। ओके, सगुना निर्गुणा हमको पता है कि किस में होते हैं, अलवर्स, नैन्यास हमको पता है। नैन्यास कौन होते थे? जो शिवा में बिलीव करते थे। अलवर्स कौन होते थे? जो वो मतलब वैष्णव में बिलीव करते थे, विष्णु के इनकारनेशन पे बिलीव करते थे। दस्तक हमको पता है कि दस्तक को आज मतलब अगर हम बात करें तो फ्रांस डी अल्बुकर्क के टाइम पे, मतलब पोर्तुगीज गवर्नर उसके टाइम पे बहुत फेमस था। ट्रेड परमिट्स होते थे दस्तक। ठीक है, दंडनी सिस्टम में पहले ही बता दिया, पेमेंट टू ऑफिशियल या लोन को कहा जाता था। ठीक है, अमुक्त माल्यदा, ये मैंने बताया था कि एक तेलुगु पोएम, इपिक पोएम था जो कंपोज किया था कृष्णदेव राय, किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर, स्पेशली फ्रॉम 1509 टू 1529 इनका पीरियड रहता है कृष्णदेव राय जी का। तो ये याद रखना, अमुक्त माल्यदा किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय। 5th नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। सबको पता है फर्स्ट लीडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, कुतुब मीनार को इन्होंने स्टार्टिंग कराया था और उसको एंड जो कराया था इल्तुतमिश ने, एंड द पर्सन मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक हु एड 2 more फ्लोर ऑन द कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये याद रखना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी फ्रॉम द 1206 टू 10 कर देना इसको प्लीज। ओके, इट इज डाइड इन द 1210 व्हाइल ही प्लेइंग द चौगान या पोलो। तो ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सा रूलर था दिल्ली सल्तनत का जो पोलो खेलते हुए मर गया, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, याद रखना। 2.5 दिन का झगड़ा इन्हीं ने कंस्ट्रक्शन कराया था। कुतुबुल उल इस्लाम जो मॉस्क्यू है इन्होंने ही कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है, याद रखना थोड़ा। ओके, इसी को लाल बक्स भी कहा जाता है, इतना याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, इसके कोर्ट में 2 पोएट थे, या कह सकते हैं कि 2 स्कॉलर को इसने पेट्रोनाइज किया था। फरुक्कुद्दीन जिसने लिखा था तारीख मुबारक शाही। ये याद रखना कि तारीख मुबारक शाही किसने लिखा? तो फरुक्कुद्दीन ने लिखा, फखरुद्दीन। ठीक है, बस बाकी वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। नान पंथीज हो गया, सिद्धाज हो गया, योगी मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन द नॉर्दर्न इंडिया। याद रखना ये नॉर्दर्न इंडिया में ये ज़्यादा फेमस था। नान पंथीज हो गए, सिद्धाज हो गए, गिवर बैंड ऑफ डिसाइपल हु फॉलोड द भक्ति ट्रेडिशन इन नॉर्दर्न इंडिया। ओके, सॉरी। तो ये
कन्वेंशनल रिलीजन को रिजेक्ट किए, रिचुअल प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट कर दिए, एंड दे सोशल हायरार्की को भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये स्पेशली बिलीव करते थे डिवोशन में, एंड डायरेक्ट कनेक्टेड टू द गॉड्स, मतलब किसी इंटरमीडिएरीज की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन में, वननेस ऑफ गॉड में, बिलीव इन मेडिटेशन, वननेस विद द फॉर्मलेस रियलिटीज, निर्वाणा भक्ति संत। ओके, सो ये आप बाकी पढ़ लेना, जो है नॉर्दर्न इंडिया में बहुत पॉपुलर था, इतना याद रखना। और मैंने कुछ प्रॉपर्टीज भी बता दी उनकी, वो भी आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? वी नो दैट यूज ऑफ आयरन जनरली बिगन in 900 BCE or either we can call the later Vedic period. Okay, तो 900 BCE if we talk about, तो around 3000 years before, कहीं है 12,000 नो, 6,000 नो, 9,000 नो, none of the above होगा आंसर। अब तो 4 ही ऑप्शन होंगे बीपीएससी में। तो अराउंड 3000 ईयर्स एगो यूज ऑफ आयरन स्टार्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू। हमको पता है अगर बाबर जब इंडिया में है तो क्या, ये क्वेश्चन बीपीएससी का है। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन आर्किटेक्चर। हमको पता है आर्क एंड डोम जो स्ट्रक्चर था आर्किटेक्चर में, इट इज स्टार्टेड बाय द दिल्ली सल्तनत। Okay, in Delhi Sultanate slave dynasty even have started this. Okay, so second is not going to the introduction by the Babur. Third is saying that establishment of Timur dynasty in the region. बिल्कुल मुगल dynasty has established by the Babur, तो this is going to be correct. Introduction of cannons in warfare, yes, that also is true. Okay, देखते हैं। अगर गन पाउडर की बात करें, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, इंडिया बिफोर अराइव्ड ऑफ बाबर, गन पाउडर उससे पहले था जब बाबर आए थे, बट कैनोन्स जो थे उन्होंने बाबर ने यूज किया था। बाबर का एम्पायर जो स्टार्टिंग में देखें तो ऐसे ये आया हुआ था। ठीक है, हमको पता है कि बाबर जो तिमूर डायनेस्टी या मुगल डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? फर्स्ट पानीपत का जो बैटल्स हुआ था, व्हिच फाउट इन 1526। ओके, पानीपत इन हरियाणा के प्लेस पे। एंड इब्राहिम शाह लोदी, हमको पता है इब्राहिम लोदी एंड बिटवीन बाबर एंड बाबर, जिसमें विजयी हुआ एंड उसने मुगल डायनेस्टी की नींव रखी। ओके, सेकेंड पानीपत की बात करें तो 1556 बिटवीन द हेमूज एंड अकबर। अकबर का जो जनरल था बैराम खां के बीच हुआ था, इसमें अकबर की विजय हुई और नींव रखी गई। मतलब सेकेंड टाइम कहा जाता है कि जो फाउंडेशन बहुत मजबूत हुआ वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से हुआ, जो कि मतलब 1556 में लड़ गए। अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो 1761, वी नो दैट, सदाशिव राव एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच। ओके, और उसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। ओके, सदाशिव राव मतलब मराठाज। ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड सर थॉमस रो केम टू इंडिया। सबसे मतलब इन सबको याद रखने की सबसे इजी ट्रिक है, 1506 और 56 से और 1528 तक जहांगीर का रूल रहता है, और उसी में इंग्लैंड के बहुत सारे जो ट्रेड परमिट्स लेने के लिए आते हैं ट्रेडर्स, वो जहांगीर के कोर्ट में ही आएंगे, लाइक सर थॉमस रो, ओके, कैप्टन हॉकिंस in 1608, Captain Hawkins, okay, then Thomas Best. These all are the people from the England who came to Jahangir court for the take the trade permission. Okay, so अगर हम बात करें, विलियम हॉकिंस was the first English by East India Company to visit the court of Jahangir in 1608 और वो स्टे किया 1611 तक। जहांगीर gave Hawkins the title of English Khan and also made him marry to lady of Armenia. Nothing important, just remember that कि William Hawkins came to the court of Jahangir in the 1608. okay, फिर सर थॉमस रो की बात करें जो 1615 में आया था, वाज ए लीडर ऑफ सेकेंड डेलीगेशन, वो भी आया था ट्रेड परमिट के लिए। ओके,
एंड ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट मांडू, अहमदाबाद एंड अजमेर विद द एम्परर। इसने मतलब कुछ ट्रेवल भी किया उसके मतलब जहांगीर के साथ। पीटर मंडी भी एक था, वाज अ ब्रिटिश ट्रेवलर हु केम टू ड्यूरिंग द शाहजहां, ये याद रखना। पीटर मंडी किसके टाइम पे आया था? शाहजहां के। 3 को मैंने बता दिया जहांगीर के टाइम पे, सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, इंग्लिश थे, जहांगीर की कोर्ट में। पीटर मंडी इज आल्सो इंग्लिश ट्रेवलर हु केम टू द शाहजहां कोर्ट। जहांगीर के बाद शाहजहां ही आएंगे, ठीक है। फ्रांसिस्को पेल्सलेट वाज अ डच ट्रेवलर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग जहांगीर, ये भी याद रखना। डच हमको पता है 1600 डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी 1602। अगर डच की बात करें तो देयर फर्स्ट फैक्ट्री वाज इन मसूलीपट्टनम, ओके। डच फर्स्ट फैक्ट्री, अगर उनकी कुछ फेमस सेंटर की बात करें डच की तो मसूलीपट्टनम मैंने बता दिया, चिंसुरा इन वेस्ट बंगाल हो गया, बालासोर हो गया, सूरत हो गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पटना। बीपीएससी वालों ध्यान रखना, पटना में 1632 में, ठीक है। Which medieval Indian empire was famous for the elaborated local self government? मैंने पहले ही बताया था चोला, फिर से पूछा गया, ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है दोनों। एलोबरेटेड उत्तरा मेरू इंस्क्रिप्शन मैंने बताया, प्रांत का फर्स्ट चोला किंग which टॉक अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और विलेज असेंबली और विलेज इंडिपेंडेंस, ओके। चोला एम्पायर के फाउंडेशन की बात करें तो ही फाउंडेड बाय द विजयाला वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टीज, ओके। फेमस फॉर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। सभा उदयन नगरम की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। सभा क्या होते थे? ब्राह्मण असेंबली होती थी। उर क्या होती? कॉमन पीपल असेंबली। नगरम क्या होते थे? मर्चेंट असेंबलीज होती थी, ओके। वेरियाम्स कमेटीज को कहते थे, ये याद रखना। गोल्डन एरा ऑफ चोला एम्पायर स्टार्टेड विद द राजा राज फर्स्ट। राजा राज फर्स्ट वाज द सेम पर्सन वी कैन से, ओके, जिसने बृहदेश्वर टेम्पल और जिसने नॉर्दर्न श्रीलंका को भी एक्वायर किया था, ठीक है। राजेंद्र चोला फर्स्ट वाज अ चोला एम्पायर हु इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मिलिट्री जनरल्स इंडिया। ही सक्सीडेड फादर राजा राज फर्स्ट। तो राजेंद्र चोला, इसने पूरा श्रीलंका को एक्वायर कर लिया था। देखते हैं आगे। राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र चोला फर्स्ट एनेक्स्ड होल श्रीलंका, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गंगई कोंडा चोलापुरम। गंगई कोंडा मतलब ये गंगा तक पहुंच गया था, मतलब साउथ से गंगा तक इसने कंट्रोल किया था। तो जब गंगा के मतलब वहाँ पर पाला डायनेस्टी थी और पाला रूलर को इसने डिफीट भी किया। एंड आफ्टर ही व्हेन रिट्रीट, तो उसको कमेमोरेशन में किया, हमने गंगा की किंग को भी अड़ा दिया। गंगा मतलब गंगा रिवर के बेसिन पे। तो वहाँ पर जब ये तमिलनाडु में लौटे तो इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कराया, एक सिटी बसाया जिसको कहा गंगई कोंडा चोलापुरम, ओके, मतलब विजयी होना। तो बी द मॉडर्न नेम गंगई कोंडा चोलापुरम तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ओके। इसी ने याद रखना, अगर पूछा जाए गंगई कोंडा चोलापुरम सिटी वार इस्टेब्लिश बाई द, सो याद रखना किसने इस्टेब्लिश किया था? राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र चोला फर्स्ट। प्लीज डू रिमेंबर दैट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, हु रोट पेरिप्लस दी ऑफ रेफरेंसिप। तो पेरिप्लस मतलब पेरिप्लस ने ही रिटर्न किया था, तो ये सब तो वैसे नहीं होने वाले। द पेरिप्लस ऑफ रेफरेंसी इज अ ग्रीको रोमन पेरिप्लस रिटर्न इन ग्रीक। नहीं इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, बस इतना ही याद रखो पेरिप्लस दी रेफरेंसी किसने। बाकी ये पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब टोलमी के बारे में भी लिखा हुआ है, स्ट्रेबो की भी हमारे ग्रीक हिस्टोरियन से। टोलमी कौन था? तो रोमन जियोग्राफर था जिसने जियोग्राफी मतलब जियोग्राफी पे बुक लिखी थी, जियोग्राफिया, ठीक है। ये सब आप देख लेना। सेंडो कोटस और बिटवीन सेलुकस एंड सेंडो कोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही हैड मेंशन, किसने? स्ट्रेबो ने मेंशन किया है, देख लेना, ये आप पढ़ लेना, अच्छा है वो। हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम। हमको पता है जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर्ड किया था ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ओके। जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने ही डेसिफर्ड किया था, याद रखना ये। प्रिंसेप वाज आल्सो फाइनल अकम्प्लिश वाज द डेसिफर्ड ऑफ खरोष्टी स्क्रिप्ट। अगर हम अशोका की बात करें,
अगर ये तो अशोका ने दो प्रकार की मेनली स्क्रिप्ट यूज किया। खरोष्टी स्क्रिप्ट उसने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यूज किया और मेन लैंड पे उसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया। मैंने पहले ही आपको अशोका के एडिक्ट किए और पिलर की बात बता दिया है कहाँ पर थे, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ लेना। एट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो वाज फाउंड। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। तो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो की बात करें तो इट इज़ फाउंड इन बनावली, ठीक है। धोलावीरा की बात करें तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर ऑफ टाउन प्लानिंग मिलता है, फोर्टिफाइड टाउन प्लानिंग मिलता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलता है धोलावीरा में। तो ये तीनों आप याद रखना, ठीक है। बनवाली की मैंने बता दिया, मतलब टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो मिलता है। कालीबंगन में प्लो फील्ड मिलता है, मतलब जोते हुए खेत। लोथल में डॉकयार्ड, लोथल में याद रखना डॉकयार्ड हमको मिलता है। कुछ सील्स मिलती हैं जिसपे शिप के भी निशान, मतलब शिप के भी चित्र मिलते हैं लोथल में ही, ठीक है। तो लोथल वर्क एज, यहाँ पर हम लोथल की बात और करें तो यहाँ पर मेल फीमेल डेथ स्ट्रक्चर टुगेदर मिलता है, मतलब बरीड टुगेदर यहीं पर मिलता है लोथल में। राइस हस्क भी लोथल में मिलता है, मतलब राइस का एविडेंस भी कह सकते हैं लोथल में मिलता है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखना। तो द टेराकोटा प्लो वाज फाउंड इन द हड़प्पन साइट ऑफ बनावली। बनावली साइट कहाँ है तो हरियाणा में है, इतना तो आप याद ही करेंगे। फिर ये मैंने कहा कि प्लो फील्ड कहाँ मिला था तो कालीबंगन में मिला था, ठीक है। कालीबंगन में प्लो फील्ड मिले हुए हैं, राजस्थान में पड़ता है ये प्लेस। मोहनजोदाड़ो की बात करें कुछ तो मोहनजोदाड़ो नोन एज द माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड इज आल्सो बी कॉल्ड द धोलावीरा। तो दोनों को याद रखना, बट स्पेशली बहुत ज़्यादा जो यूज किया जाता है मोहनजोदाड़ो के इसमें, ये पाकिस्तान में है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इट थ्राइव बिटवीन द 2016 to 19, ये तो हमको पता ही है। अगर कुछ फाइंडिंग्स की बात करें मोहनजोदाड़ो में तो ये थी ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल, लोअर टाउन, ओके। मदर गॉडेस की भी जो टेराकोटा स्कल्पचर मिला है वो मोहनजोदाड़ो से ही मिला है, याद रखना प्लीज़। प्रीस्ट किंग का स्कल्पचर भी मोहनजोदाड़ो से ही मिला है, ओके। कॉटन का भी जो एविडेंस है वो मोहनजोदाड़ो का मिला है। डांसिंग गर्ल जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर की थी, जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई, वो भी मोहनजोदाड़ो से ही मिला है, ठीक है। पशुपति सील भी मोहनजोदाड़ो से मिला, जिसको हम प्रोटोसिवा कहते हैं। इसमें बहुत सारे एनिमल लाइक बफेलोज, वन हॉर्न राइनोज, डियर्स एंड ओके सो एंड टाइगर, दीज आर शोन इन द पशुपति सील्स। तो ये याद रखना आप। तो ये जो पशुपति सील है 3 हेडेड, मतलब प्रोटोसिवा से कहा जाता है, योगिक पोस्चर में है ये, प्लीज डू रिमेंबर। धोलावीरा की बात करें तो इसको कोटड़ा भी कहते हैं धोलावीरा को। 1200 से हड़प्पन सिटी है ये, बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड हड़प्पन सिटीज़ है। धोलावीरा की बात करें तो हमको पता है गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। धोलावीरा इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है कि इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इवन व्हिच आर डिक्लेयर्ड इन 2021, ओके। और यहाँ पर सीजनल स्ट्रीम मिले हैं, ड्रेन्स के भी एविडेंस मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो धोलावीरा रिमेन्स फोर्टिफिकेशन हुआ है, यहाँ पर गेटवेज है, वाटर रिजर्वायर यूपीएससी में पूछा गया ये। सेरेमोनियल ग्राउंड्स भी मिले हैं, वर्कशॉप हो गया, सीमेंट्री हॉल हो गया, ये सब भी यहाँ पर मिला। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर हार्वेस्टिंग धोलावीरा में पाया गया है। और ये मैंने बताया था 3 स्ट्रक्चर, मतलब पहले 2 तो फेमस है, लोअर टाउन एंड अपर टाउन, या फिर ये होता था, बट इसमें 3 टाउन है, लोअर, मिडिल एंड अपर, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ प्लेसेस हैं, प्लीज़ डू रिमेंबर। स्केल अप पे तो नहीं है मैं, बट यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली। याद रखना कि ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही साइट्स हैं। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो पाकिस्तान में है, याद रखना। लखनऊ दारो भी पाकिस्तान में, गाजी साहब भी पाकिस्तान में, सुतका को भी पाकिस्तान में, बस सुतकेंदोर जो है वो अफगानिस्तान में। नौशहरो ये प्लेस याद रखना, नौशहरो भी अफगानिस्तान में है, सॉरी।
अफगानिस्तान में, ठीक है। मोहनजोदाड़ो अफगानिस्तान में, कोट दिजी पाकिस्तान में, एंड चान्होदाड़ो इज इन पाकिस्तान, ये याद रखना। चान्होदाड़ो हो गया, आमरी हो गया, कोट दिजी हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, बालाकोट हो गया, ये सब पाकिस्तान में है, ठीक है। तो प्लीज़ डू रिमेंबर दीज साइट्स, ओके। बाकी ये रोपड़ पंजाब में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, बनवाली जो हरियाणा में है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में। लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज राखीगढ़ी। कालीबंगन अफगानिस्तान में है, ओके। सुरकोतड़ा, धोलावीरा, ये सब सुरकोतड़ा, धोलावीरा, कुंतासी, लोथल, दीज आर इन द गुजरात, ओके। आई होप ओके हैं आप। फिर अगर हम कुछ चाइनीज ट्रेवलर की बात करें, जो सुंग्यान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अराउंड द गुप्ता पीरियड, याद रखना। फायान हो गया, सुंगियोन हो गए, दोनों गुप्ता पीरियड में ही आए थे। ट्रेवलर सुंग्यान केम टू इंडिया इन 1715 आफ्टर फायान हु कमेंट जर्नी फ्रॉम द चैंगर, मतलब जो भी है, बट याद रखना कि गुप्ता पीरियड में आए थे। वो गुप्ता पीरियड मतलब ये ईयर तो मुझे मतलब नहीं लगता याद होगा, बट फिर से अगर पूछा जाए तो इतना ज़्यादा 1520। कुछ यहाँ पर मैंने ट्रेवलर की लिस्ट लगा रखी है, आप देख लीजिएगा अच्छे से, ओके। जैसे डेमाइकस, हमको पता है डेमाइकस जो था वो ग्रीक था, बिंदुसार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। फायान चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पे आया था, गुप्ता डायनेस्टी। हुएनसांग हमको पता है हर्षवर्धना के टाइम पे आया था, ठीक है। मार्को पोलो इटली से था, बट इट केम इन द पांड्यान। अल्ब्रूनी मुस्लिम था जो मोहम्मद गजनी के साथ आया था, ओके। इब्न बतूता रहला मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता रहला मतलब रहला इज द बुक ऑफ इब्न बतूता, ओके। बाकी ये देख लेना आप, काफ़ी लोगों की लिस्ट दी हुई यहाँ पर। विजयनगर के शाम टाइम पे कौन कौन आए थे, तो इसमें मैं सब कुछ तो आपको नहीं कह सकता, याद को याद रखना। निकोलो डी कोंटी इटली का था, देवराय सेकंड के टाइम पे आया था। निकोलो डी कोंटी, अगर कृष्णदेवराय की बात करें तो नहीं, देवराय सेकंड के टाइम पे आया था निकोलो डी कोंटी। अब्दुल रज्जाक को याद रखेंगे, देवराय सेकंड, तो ये दोनों देवराय सेकंड के टाइम पे आए थे, अब्दुल रज्जाक है निकोलो डी कोंटी, ठीक है। फिर उसके बाद ये याद रखेंगे, दौड़ता बरबोसा डोमिंगो पेस, ये दोनों कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे, ओके। दौड़ते बरबोसा डोमिंगो पेस, ओके। ये याद रखना। फ्रैनो निंजी किसके टाइम पे, अच्युत देव राय के, पोर्तुगल था। मार्को पोलो तुमको पता है वेनिस इटली से था। और हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धना डायनेस्टी, हमको पता है वर्धना डायनेस्टी जो कि पुष्यभूतिज का था। पुष्यभूति ने मतलब पुष्यभूतिज वाज द फाउंडर ऑफ द वर्धन डायनेस्टीज। इसके फेमस रूलर अगर वर्धन डायनेस्टी की बात करें तो वो होते हैं हमारे हर्षवर्धन, ओके, द ब्रदर ऑफ प्रभाकर वर्धन, ओके। कन्नौज इनकी कैपिटल थी, ओके। तो याद रखना। The Vardhana dynasty was a prominent ruling family that flourished India in 6th century and 7th century AD तक, founded by the Pushyabhutis, okay. Most famous ruler was the Harshvardhan, okay, we know that. फिर हर्षा द यंगर सन ऑफ प्रभाकर वर्धन, मतलब हर्षा द यंगर सन ऑफ प्रभाकर वर्धना is the most famous ruler. Prabhakar Vardhan was the, I think, brother of the Harshvardhan. Please do find out, I think it's wrong, ओके। गोल्डन एरा भी कहा जाता है, ये सब देख लेना। हाँ, ये याद रखना कि कन्नौज मतलब असेंबली कंडक्टेड बाय द हर्षवर्धना इन 643। तो कन्नौज असेंबली की बात करें, या हुएनसोंग चाइनीज ट्रेवलर्स केम इनटू कोर्ट ऑफ द अशोकाज, जिसने बुक लिखी थी CU की, ओके, इंफॉर्मेशन अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड, इसको कहते हैं, ऐसे नाम कहते हैं, ठीक है। बुक्स ऑफ हर्षवर्धना अगर का बात करें तो प्रियदर्शनी, फर्स्ट इज प्रियदर्शनी, रत्नावली आई थिंक, एंड नागानंदा, दीज आर द, ये नागावली नहीं है, सॉरी, तो याद रखना प्रियदर्शिनी
प्रियदर्शिका है यार, ये भी रॉन्ग है। गिव मी 1 मिनट, आई थिंक आई शुड टेल यू राइट। यस, द बुक ऑफ हर्षवर्धना। प्लीज़ ये सब थोड़ा कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ उसको लिखना। द बुक ऑफ हर्षवर्धना वाज नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। व्हाट आई हैड टोल्ड यू दैट इज राइट। प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंदा। ओके। बाणभट्ट जो कोर्ट पोएट थे अशोका के टाइम पे, ही रिटन द हर्षचरिता। ओके। जसवंत एंड दासवान वाज अ फेमस पेंटर्स ऑफ कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर। ये दीज आर द फेमस पेंटर ऑफ द मुगल एम्परर ड्यूरिंग अकबर। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, जसवंत एंड दासवान। यहाँ पर मैंने कुछ पेंटर्स के नाम दे रखे हैं, आपको सारे याद कर लेने। हुमायूं के टाइम पे कौन से पेंटर बहुत फेमस थे, तो अब्दुल समद, ये याद रखना। हुमायूं, अब्दुल समद पेंटर्स था, बहुत फेमस था इनके कोर्ट में। जहांगीर की वो तो अकबर के टाइम पे मैंने बता दिया, जसवंत एंड दासवान। जहांगीर जो कि पेंट मतलब मुगल किंगडम में गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग था, इसके टाइम पे याद रखना आप अबुल हसन एंड मंसूर, यू विल रिमेंबर दैट, मंसूर एंड अबुल हसन। शाहजहां के टाइम पे याद रखना मोहम्मद नादिर समरकंदी। ओके, वाज द पेंटर ड्यूरिंग द शाहजहां रूल। ओके, प्लीज रिमेंबर। हु कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ। एक बात और याद रखना, जो पेंटिंग डिपार्टमेंट था मुगल पीरियड में, वो जहांगीर ने नहीं इस्टेब्लिश किया था, अकबर ने ही कर दिया था, ये याद रखना, पूछा गया है। हु कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। विनोद समुद्रगुप्ता को कहा जाता है। B.A. स्मिथ थे, उन्होंने कहा था ये। ठीक है, समुद्रगुप्ता के बारे में बात करें तो ही इज द रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टीज, और इसी ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था किस पे, अशोकन पिलर पे, इलाहाबाद में, जो कि इसके कोर्ट पोएट्स थे हरिसेना ने लिखा था संस्कृत में। इतना आप पॉइंट याद रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, जब ये थ्रोन पर 335 में बैठा 4 to 5 years बैक, आप चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये इट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ओके, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, मैं बता दिया। अशोकन पिलर पर इन्होंने स्क्रिप्ट लिखवाई थी, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सेस अकाउंट द डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। वी नो दैट आर्यभट्टा ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त सीट एंड विक्रमादित्य, जिसमें नवरत्नों में से एक थे आर्यभट्ट। ओके, अभी नवरत्न यहाँ पर देखेंगे भी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है टाइम पीरियड स्पेशली। तो सन और डे एंड नाइट को एक्सप्लेन किसने किया था, आर्यभट्ट ने। ओके, ये कुसुमपुरा कहाँ पर मतलब इनका बोर्न हुआ था, पाटिलपुत्र, याद रखना, स्पेशली BPSC में पूछा जा सकता है। गुप्ता डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। आर्यभट्टा प्रपोज द हेलियोसेंट्रिक मॉडल। हेलियोसेंट्रिक मतलब सन इन द सेंटर एंड ऑल द we can say that planets are revolving around it. जियोसेंट्रिक इससे पहले बहुत फेमस थी, मतलब अर्थ सेंटर में और सब सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है। तो हेलियोसेंट्रिक इन्होंने जियोसेंट्रिक को गलत बताते हुए प्रूव किया। फिर इनकी डिस्कवरीज की बात करें तो क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई की बात करें, मतलब पाई पर इन्होंने फोकस किया था आर्यभट्ट ने। प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड जीरो, आर्यभट्ट के टाइम पे कहते हैं ना, जीरो की इन्होंने ही डिस्कवरी की थी। प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड जीरो भी। प्लेस वैल्यू सिस्टम मतलब पता है ना, प्लेस वैल्यू जैसे 1 2 3 लिखा है तो ये इकाई दहाई सैकड़ा, तो ही प्लेस वैल्यू। मेजर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, फर्स्ट एक्सप्लेन टू द मून प्लैनेट्स रिफ्लेक्शन, तो ये याद रखना थोड़ा आर्यभट्ट के। यहाँ पर अमर सिम्हा की बात करें, आप पोएट एंड संस्कृत लेक्सिकोग्राफर था। ठीक है, अमर सिम्हा इज इन द कोर्ट ऑफ द विक्रमादित्य, नवरत्नों में से थे। अमर कोसा इन्होंने ही लिखा था, याद रखना, अमर सिम्हा ने अमर कोसा। धनवंतरी इन्हीं के साथ थे, फिजिशियन थे धनवंतरी। ओके, हरिसेना मैंने बताया था समुद्रगुप्त के टाइम पे था हरिसेना, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था इलाहाबाद अशोकन पिलर पे। कालिदास ग्रेट पोएट, कालिदास के तो बहुत सारे
ड्रामाज हैं जैसे शकुंतला हो गया एंड सो मोर, बहुत ही मतलब आप देख लेना। फिर कहा पनाका भी थे जो एस्ट्रोलॉजर थे, शंकु याद रखना, शंकु एन आर्किटेक्ट था इनके टाइम पे, ठीक है। वराह मिहिर हमको पता है कि ये पंच सिद्धांत का एंड बृहद संहिता इन्होंने ही लिखा था, वराह मिहिर ने ही पंच सिद्धांत एंड बृहद संहिता। वरुचि भी याद रखना और कि ग्रामेरियन थे। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट, मैंने पहले ही बताया था ना कि लोथल वाज हड़प्पन पोर्ट, उसके बारे में बहुत चीज़ें भी बताया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, लोकेटेड कहाँ है, गुजरात में है, पोर्ट सिटी था ये, ठीक है, मैंने बताया था पोर्ट सिटी था ये। फिर ठीक है, एशिया अफ्रीका से कनेक्शन करता है, ठीक है, ये मैंने सब बता दिया है। ओके, हाँ ये याद रखना कि साबरमती जो रिवर कोर्स है ये कनेक्टेड है लोथल से, थोड़ा साबरमती रिवर के प्रॉक्सिमिटी में आता है। आर्कियोलॉजिस्ट स्टार्टेड टू सर्च द सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन 1947 इन गुजरात सौराष्ट्र, याद रखना। एस.आर. राव, यस ये याद रखना कि आर्कियोलॉजिस्ट जो एस.आर. राव थे उन्होंने ही लोथल को डिस्कवर किया था, एस.आर. राव। ओके, डॉकयार्ड है था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बाकी आप सब देख लेना ये। फिर है कि हु आइडेंटिफाइड द नेम संडोकोटस एज ए चंद्रगुप्त मौर्याज, तो ये विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स कह सकते हैं द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसने इस्टेब्लिश किया था 1774 में ड्यूरिंग द वार इन हेस्टिंग्स। वार इन हेस्टिंग द पर्सन हु इज द कॉल्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ओके, ड्यूरिंग हिच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश्ड, ओके, एंड ही इज द पर्सन हु एंड द डुअल सिस्टम इन द वेस्ट बंगाल, डू रिमेंबर प्लीज। बाकी आप ये पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसमें, आप सब पढ़ लेना ये। जैसे यहाँ पर ये बात करें मुद्रा राक्षसा किसने लिखा था, तो विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की एक और मतलब कह सकते हैं कि राइटिंग है या एक और बुक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। तो ये अगर देवी चंद्रगुप्तम या मुद्रा राक्षसा पूछा जाए तो किसकी राइटिंग है, विशाखा दत्त की है। डुंडीराज, ओके, डुंडीराज हैड रिटन अ कमेंट्री ऑन द मुद्रा राक्षसा, तो अगर पूछा जाएगा डुंडीराज ने कमेंट्री किस पे लिखा था, तो मुद्रा राक्षसा ऑफ विशाखा दत्ता के ऊपर लिखा था, ठीक है। आई होप आप थोड़ा फोकस कर रहे हैं। हु डिड इलिस्ट्रेट द दस्तान अमीर हमजा, इलिस्ट्रेट या राइट द दस्तान अमीर, तो अब्दुल समद। इलिस्ट्रेट मतलब पेंटिंग, पेंटिंग अब्दुल समद किसके टाइम पे थे, मैंने आपको बताया था उसी टाइम पे, याद रखना कर लेना। मैंने कहा था कि हुमायूं के पीरियड या के टाइम पे अब्दुल समद थे। अमूर समद द स्टेट द दस्तूर अमूर हमजा वाज द रिनोड पर्शियन पेंटर्स, हुमायूं इंस्ट्रक्टेड सैयद एंड अब्दुल समद को कि इलिस्ट्रेट किया। तो अब्दुल समद किसके टाइम पे थे, हुमायूं के टाइम पे। मैंने पेंटर्स को बताया था, वो याद कर लेना प्लीज, किसके टाइम पे कौन था। द लास्ट मौर्यन एम्पायर वाज बृहद्रथ, हमको पता है, इस पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। लास्ट मौर्यन एम्पायर वाज द बृहद्रथ हु इज असैसिनेटेड बाय द पुष्यमित्र शुंगा हिज कमांडर एंड पुष्यमित्र शुंगा एस्टेब्लिश डायनेस्टी कॉल्ड द शुंगा डायनेस्टीज, ओके। ये ब्राह्मण थे, कंप्लीटेड टू अश्वमेधा एज भी इन्होंने कराया था। अगर पूछा जाए कि शुंगा डायनेस्टी में किसने अश्वमेधा यज्ञ कराया था या एंशिएंट इंडिया में, और वहाँ पर पुष्यमित्र शुंगा ऑप्शन मिले तो लगा देना कि हाँ इसने अश्वमेधा यज्ञ कराया था, वही घोड़ा पकड़ने वाला, ठीक है। पतंजलि जो कि महाभाष्य लिखा है जिसने, पतंजलि का महाभाष्य, वो बताता है कि टू इवेंट का ऑर्गेनाइज इन द सुपरविजन ऑफ पतंजलि और महाभाष्य यज्ञ इन्हीं के टाइम पे हुआ था, ठीक है। याद रखना कि पतंजलि किसके टाइम पे बिलोंग करते रहेंगे, अगर ये सब लिखते हैं इनके बारे में तो ये शुंगा पीरियड से ही बिलोंग कर। द लास्ट किंग ऑफ शुंगा डायनेस्टी पूछा गया है, ये भी जो था वो देवभूति था या देवभूत था, उसको किसने मारा, वासुदेव ने, और वासुदेव ने मारकर क्या इस्टेब्लिश किया, कण्वा डायनेस्टी। और कण्वा डायनेस्टी का लास्ट रूलर सुशर्मा, जिसको हटाकर कौन सी, मतलब इसको हटाकर सिमुक ने सातवाहना डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, तो ये याद रखना, ओके। 23 नंबर क्वेश्चन अब थोड़ा फास्ट करेंगे। प्रिपलस ऑफ द अर्थेंसी मैंने पहले ही बता दिया था, ये फिर से पूछा गया, ये पढ़ लेना आप।
स्ट्रेबो वाज ग्रीक हिस्टोरियन एंड जियोग्राफर, ही रोट ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया किसने लिखा था? तो स्ट्रेबो लिखा था। ही डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन अलॉन्ग विद द सोशियो रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। ही हैड मेंशन अबाउट द मैरिटल रिलेशन बिटवीन द सेल्यूकस निकेटर एंड सेंडोकोट। यार थोड़ा यूपीएससी वाले इस पे फोकस करना, क्योंकि यूपीएससी में से पूछ लेते हैं, ठीक है। Which one of the following port was used in northern India trade during the Gupta period? ये ताम्रलिप्ति ट्रेड था, जो कि पोर्ट था, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वहाँ मतलब गुप्ता पीरियड में इसको ट्रेड के दौरान लिए यूज किया जाता था। ताम्रलिप्त पोर्ट कंट्रोल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। इट इज कंसिडर्ड दैट ताम्रलिप्त वाज द एग्जिट पोर्ट ऑफ द मौर्यन ट्रेड रूट ऑफ द साउथ एंड साउथ ईस्ट। वेस्टर्न इंडिया में बात करें तो कल्याण हो गया, चौल हो गया, बड़ोच हो गया एंड कॉम्बे वर इन यूज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो याद रखना यूपीएससी में जनरली या फिर इन समय पूछ सकता है कि कल्याण, चौल, बड़ोच क्या थे एंशिएंट इंडिया में। तो दीज आर द पोर्ट, ओके। आंध्रा रीजन, ये तो पूछा भी गया है। ड्यूरिंग पांड्या रेन पोर्ट्स लाइक कादुरा, घटसाला, कबेरीपत्तनम, पुहार या टोंडाली, दीज आर द पोर्ट इन द आंध्रा, ओके, याद रखना। मालाबार की बात करें तो कोट्टयम एंड मुजरिस याद रखना, मुजरिस चेरा किंगडम का पोर्ट था। भरूच गुजरात में पोर्ट है, ठीक है, याद रखना। भरूच को बेरीगाजा भी कहते हैं, याद रखना, बेरीगाजा या वेरीगच्छा भी कहते हैं भरूच पोर्ट को। तो ये सब पोर्ट है, कहाँ के हैं याद रखना थोड़ा बस, ठीक है। हु स्टेब्लिश द अष्टप्रधाना, हमको पता है शिवाजी ने अष्टप्रधान स्टेब्लिश किया था। यहाँ पर ये देख सकते हैं क्या क्या होते थे, मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लेना। ये पंडित राव जो थे प्रीस्ट थे, आमत्य या फाइनेंस मिनिस्टर्स, ओके, तो ये देखते रहना। फिर 26 नंबर को जो व्हिच मुगल रूलर स्टेब्लिश द कारखानाज फॉर पेंटिंग। मैंने ये पहले ही बताया था ना, जब वहाँ पेंटर्स के नाम बता रहा था। तो दीज आर द अकबर हु स्टेब्लिश द कारखाना फॉर द पेंटिंग कॉल द तस्वीर खाना। अब्दुल समद के अंदर ही स्टेब्लिश किया था अकबर ने, ओके। तो याद रखना दसवंत एंड बासवान, ये पूछा भी गया है कि किसके फेमस पेंटर थे, तो अकबर कोर्ट के फेमस पेंटर थे ये, तो ये भी याद रखना दसवंत एंड बासवान। Whose brainchild was INA and who founded it? INA brainchild हमको पता है किसका था, तो सुभाष चंद्र बोस का ये नहीं था, ये था कैप्टन मोहन सिंह का। कैप्टन मोहन सिंह ब्रेनचाइल्ड वाज इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि फॉर्म हुई थी 1942 में अंडर द कैप्टन मोहन सिंह एंड जापानीज मेजर जो थे लारिची, पता नहीं कौन सा, देख लेना नाम भी, कंप्राइज। तो ये क्या थे, ये इंडियन प्रिजनर्स थे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ओके, वॉर ऑफ द कैप्चर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैप्चर बाय जापान इन द मालैंड प्रेजेंट डे मलेशिया में एंड सिंगापुर, ठीक है। तो ये जो कैप्चर किए ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर थे जो जापानीज ने कैप्चर किए थे, उन्हीं को कैप्टन मोहन सिंह ने जापान के हेल्प से INA का फॉर्मेशन किया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो थे केम टू सिंगापुर 1943 एंड टुक चार्ज ऑफ द रिवाइव इंडियन नेशनल आर्मी नोन एज आजाद हिंद फौज। हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1600। दैट टाइम रूलर वाज अकबर 1600 में, क्योंकि जहांगीर आता है 1605 और 6 के अराउंड, तो याद रखना 1605 तक, 1556 से 1605 तक जो रूलर होता है वो अकबर होते हैं, ठीक है। बाकी ये पढ़ लेना आप। द पोस्ट ऑफ द इंडियन हाई कमीशन वाज क्रिएटेड बाय व्हिच एक्ट? इंडियन हाई कमीशन क्रिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ओके। इसको चेम्सफोर्ड, ओके, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, पूछा गया है, याद रखना, ओके। इसी एक्ट के अंडर हम बात करें तो
डायरकी सिस्टम इस्टेब्लिश होती है प्रोविंसेस में। ओके, याद रखना पूरा, मैंने यहाँ बोला था। इट इज आल्सो नोन एज मोंटेग्यू चेस्टफोर्ड रिफॉर्म। ओके, द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथोराइज्ड टू मेक लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट। मतलब अंडर दिस एक्ट वी आल्सो कैन दैट कि सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट हैज केम, मतलब डिफाइंड हो गई सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट एंड एरिया व्हिच दे कैन मेक लॉ। डायरकी सिस्टम गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस। It divided the provincial subject into two parts, transferred and reserved। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट प्रोविंशियल, जैसे प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को टू पार्ट में, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ओके, रिजर्व जो थे वो गवर्नर जनरल जो था प्रोविंस का वो एक्सरसाइज करता था, ट्रांसफर जो होते थे वहां की काउंसिल एक्सरसाइज करती थी। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर के पास पावर होती थी, बट जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। बट जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। ओके, बाइकैमरलिज्म जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया कंट्री के सेंट्रल लेजिस्लेचर में। ठीक है, ये याद रखना, बाइकैमरल मतलब लोअर हाउस, अपर हाउस, ये सब सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम बात करें कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप इन 1926 टू रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन किसने, या पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन थ्रू द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, या चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। आई होप आप। हु एस्टेब्लिश्ड इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स मतलब आईसीसी। तो ये लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने इंपीरियल कॉर्प्स को एस्टेब्लिश किया। लॉर्ड कर्जन वही है जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, ये वही है जिसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया, ये वही है जो पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, ये वही है जिसने यूनिवर्सिटी कमीशन लेकर आए थे 1905 में यूनिवर्सिटी पे कंट्रोल करने के लिए। आई होप आप याद कर पा रहे हैं। ओके, तो याद रखना, द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग अगर हम बात करें द चंपारण सत्याग्रह, नहीं, चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, हमको पता है, गांधी जी लेट करते हैं इसको चंपारण में इंडिगो के अगेंस्ट। ठीक है, और इसमें राम कुमार शुक्ला जो थे वो उनकी हेल्प करते हैं। फिर द एंटी बंगाल पार्टीशन के बाद, मतलब जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन किया उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट। ओके, द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1905 रिवाइल द कंडेम द, मतलब इंडिया 1905 की मीटिंग में इन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया पार्टीशन को और एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, 1906 में कांग्रेस सेशन जो कि हेल्ड हुआ कलकत्ता में, और किसके आगे, मतलब कौन से प्रेसिडेंटशिप में, तो दादा भाई नौरोजी के अंडर। दादा भाई नौरोजी वाज द पर्सन, हमको पता है, जिन्होंने प्रोपोगेट किया था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को शो किया था। दादा भाई नौरोजी वाज द पर्सन हु इज द सेकंड आईएनसी प्रेसिडेंट इन 1886, 1885 में डब्ल्यूसी बनर्जी रहते हैं एंड देन दादा भाई नौरोजी। ओके, तो अगर हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करें, ये कहाँ कौन से लीडर लीड कर रहे थे, तो पूना एंड बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक थे, पंजाब में लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रजा एंड इन मद्रास चिदम्बरम पिल्लई। ओके, प्लीज डू रिमेंबर, चिदम्बरम पिल्लई वाज द पर्सन हु स्टार्ट द नेवल स्ट्रीम फॉर द ट्रेड पर्पस। ओके, who declared sati illegal? We know that sati was declared by illegal in 1829 and 28 के around by the William Bentinck. He is the person under which the government Charter Act of 1833 has came. 1833 was the Charter Act which made the Governor of Bengal to Governor of India. तो William Bentinck was the first Governor General of India. Okay.
अगर वारेन हेस्टिंग की बात करें तो ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड अंडर हिच द regulating act 1773 has come and he is the person and during his time the Supreme Court of Calcutta was established, okay, and he is the person who ended the dual system of government which are started by the Robert Clive in the Bengal, okay. कर्जन का मैंने सबको बता दिया. कॉर्नवालिस कोड, he established the Cornwallis or introduced the Cornwallis code. He is the person who permanent settlement with the John Shore, okay. He is the person, Cornwallis was the person who is now the father of the Indian civil services, okay. He separated the judicial service to administration or revenues, okay. कॉर्नवालिस ही थे वो. बाकी ये देख लेना. फिर कह रहे हैं कि हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया. मैंने अभी बताया दादा भाई नौरोजी. इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन बिकेम मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन इन ब्रिटेन. ये याद रखना. यहां तक कि वो हाउस ऑफ कॉमन जो ब्रिटेन में थे वहां भी ये उसके भी मेंबर बने थे ब्रिटेन लेजिस्लेटर के. ऑथर टू पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया. इन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को प्रोपोगेट किया, ओके. हु बिगेन द फर्जी मूवमेंट, फैराजी मूवमेंट. तो हमको पता है हाजी शरीयतुल्लाह वाज द पर्सन हु बिगेन द फैराजी मूवमेंट. अभी में थोड़ा कंफ्यूजन देखते हैं सोल्यूशन. The movement also called the Faraji movement because of its emphasis on the Islamic pillars of faith who founded by the Haji Saritullah. हाँ यही थे फाउंडर इसकी. ईस्ट बंगाल में इसके एक्शन को देखने को मिलता है, इसके इम्पैक्ट को देखने को मिलता है अंडर द लीडरशिप ऑफ दादू मियान, ओके. बाकी ये पढ़ लेना आप. The Jallianwala Bagh massacre happened in the context of which Gandhian सत्याग्रह. जलियांवाला बाग मैसेकर हमको पता हुआ था एंड which happened in the सत्याग्रह ऑफ रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, ठीक है. रॉलेट एक्ट was based on the recommendation made by the previous year to the Imperial Legislative Council by the रॉलेट कमीशन. तो रॉलेट कमीशन के अंडर जब इसने रिकमेंड किया तो रॉलेट एक्ट आया, हेडेड बाय द ब्रिटिश जजेस सिडनी रॉलेट, इसीलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा. यह एक्ट था टू इन्वेस्टिगेट सेडियस कॉन्स्पिरेसी इन बाय द इंडियन पीपल विदाउट ट्रायल, विदाउट एनी कोर्ट, सीधा जेल में ठोस दो, यही एक्ट था. इट वॉज ऑफिशियली नोन एज एनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट. याद रखना, एनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, बट पॉपुलर हुआ एज ए रॉलेट एक्ट. याद रखना अगर पूछा जाए रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट या एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट किसको कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है. इसी के अगेंस्ट में जब लोग इकट्ठा हुए तो जनरल डायर ने बिना बताए बहुत ज़्यादा गोलीबारी करी एंड बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई. द मैसेकर हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट बाई पीपल अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर. दो पीपल अरेस्ट हुए थे, नाम भी उनका लिखा होगा, यह सत्यपाल एंड सफेउद्दीन किचली. डॉक्टर सत्यपाल, ये याद रखना कि किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट था जलियांवाला बाग में, तो सत्यपाल एंड सफेउद्दीन किचलू, ठीक है. इन माई बिलीफ कांग्रेस इज torturing to its fail and one of great ambition while in India is to assist to peaceful demise. Who wrote it? हाँ ये उस समय के जो थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अब खत्म हो जाए यही अच्छा है. लॉर्ड कर्जन wrote that in my belief Congress is torturing to its fall. अभी बिल्कुल गिरने और मरने के तौर पे है, कांग्रेस बिल्कुल गिर रही है, खत्म हो रही. एंड वन ऑफ माई ग्रेट ambition while in India
इज टू असिस्ट इट पीसफुल डिमाइज, मतलब अच्छे से पूरा खत्म हो जाए कांग्रेस। ये लॉर्ड कर्जन ने लेटर में लिखा था, ठीक है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ, मैंने बताया था चेम्सफोर्ड रिफॉर्म फॉर्म द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। इसके मैंने प्रोविजन पहले ही बता दिए, बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। हु एसोसिएटेड विद द अभिनव भारत, हमको पता है बीडी सावरकर। अभिनव भारत सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय द विनय सावरकर ब्रदर्स एंड गणेश दामोदर सावरकर, मतलब सावरकर ब्रदर्स इन 1904। ये रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है, जो ब्रिटिश एम्पायर को ओवरथ्रो करना चाहते थे थ्रू आर्म्ड रेवेलियन। द करेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर द रामोसी अपराइजिंग वाज वेस्टर्न घाट, याद रखना, रामोसी वर द हिली ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न घाट। रामोसी सर्व द लोअर रैंक्स ऑफ द मराठा एम्पायर, मतलब मराठा एम्पायर के थे। जब मराठा एम्पायर को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया तो ये सब अनएम्प्लॉयड हो गए और इसीलिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। ओके, Triratno, three jewels that right knowledge, faith and action are related to which of the following। हमको पता है त्रिरत्न was famous in the Jainism philosophy। जैनिज्म फिलोसफी की और बात करें तो अनेकांतावाद भी जैनिज्म फिलोसफी की है। स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस जैनिज्म की है, ठीक है। जैनिज्म की बात करें तो ये आत्मा में बिलीव करते हैं, ये गॉड के प्रेजेंस को भी बताते हैं, बट वो जिना, मतलब जैनिज्म के जो तीर्थंकर से उनसे नीचे गॉड को रखते हैं, ये गॉड में बिलीव रखते हैं, याद रखना जैनिज्म, ठीक है। तो जैनिज्म जिसको कहा जाता है कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिलीजन, ये रहने दीजिए। जैनिज्म प्रोवाइड थ्री फोल्ड या थ्री जेल्स जिनको कहते हैं राइट कंडक्ट, फेथ एंड नॉलेज। ओके, याद रखना, बाकी मैंने जो बताया वो भी याद रखना थोड़ा। एक्चुअली ये पीडीएफ मैंने नहीं बनाया है, अब मैं खुद बनाऊंगा, उसमें और भी ज़्यादा डिटेल देने की ट्राई करूंगा तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। व्हिच ऑफ द ओके, आई थिंक वी शुड स्टॉप, इसके आगे मैं ऐड करूंगा फिर आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड डू वॉच। मैं जानता हूँ इसमें बहुत सारी डिटेल छूट गई है जो और भी ज़्यादा अच्छे से देनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, वो ज़रूर आपको मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। तो प्लीज़ डू वॉच, सब्सक्राइब एंड बी हैप्पी इन ऑन लाइफ। और आई होप आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा।